सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब से पूछेंगे क्या चल रहा है जनाब जर्मनी में। खान साहब क्या अपडेट है? वहाँ से जर्मनी में हालात जो है ना, जी। वो गैर मुल्कियों के दिन ब दिन टाइट टाइट हो रहे हैं। हम्म। और कल भी जर्मनी में एक मुसलमान तंजीम पर पाबंदी लगाई गई है। हम्म। और ये मुस्लिम इंटर एक्टिव इस तंजीम का नाम है। और इसको बैन कर दिया गया है जर्मनी के अंदर। हम्म। और इसके बैन करने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उससे बड़ा सख्त रवैया था जर्मन वजीर दाखिला का और जो हैम्बर्ग का इंटेलिजेंस चीफ है। हम्म। तो उन्होंने काफी मतलब सख्त बातें जो है कि यहाँ एक किस्म की वार्निंग जारी की है। वो जर्मनी के अंदर जो मुख्तलिफ तंजीमें बन रही हैं नौजवानों के अंदर, जो नौजवान जर्मनी में पैदा हुए हैं और उनमें ये एग्रेसिव रवैया जो है इख्तियार कर रहे हैं, जिसका वो जिम्मेदार उन्हीं तंजीमों को ठहराते हैं जो पहले से यहाँ काम कर रही थी मुसलमानों की तंजीमों में। वो कहते हैं कि उन्होंने इस किस्म के रवैये अख्तियार किए हैं। और ये सारा मामला ज्यादा हीटअप हुआ है जब से 7 अक्टूबर वाला फलस्तीन का गजा में जो 12,1,200 इसराइली जो मारे गए थे, जो हमला किया गया था हमास की तरफ से, उसके बाद ये सारी उनका बयान है कि भाई ये यहाँ पे मामला जो है हीटअप हो गया है। इसमें वो कहते हैं कि ये मुस्लिम अकीद जो है 2020 में बनी थी और हम इसके ऊपर उस वक्त से निगाह रखे हुए हैं। और दरअसल ये जो हिजबुत तहरीर के ऊपर 2003 में बैन लगाया गया था जर्मनी के अंदर। तो उसके बाद से ये लड़के पहले बिखर गए, उसके बाद ये अब इस नाम के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इकट्ठे हुए हैं। उसके लिए वो कहता है बाकायदा हमने अदालत से इजाजत ली थी और कल रात जो है वो हैम्बर्ग में, परसों रात कहना चाहिए, कल रात नहीं, हैम्बर्ग में 7 जगह पर और बर्लिन में 12 जगह पर पुलिस ने छापे मारे और इनका तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो थी, इनके कंप्यूटर वगैरह, वो सब उठाकर ले गए। और इसको उससे पहले कल ऐलान होने से पहले तमाम वजीर दाखिला जो है, सूबाई वजीर दाखिला, उनकी एक मीटिंग हुई है और उसमें ये फैसला किया गया और उसके बाद उसको मरकजी वजीर दाखिला जो अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हमने जब से ये हीटअप हुआ है मामला हमास वाला, 3 पहले भी कंपनियों को जो है ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान जर्मनी में बैन किया हुआ है। एक तो हमास जो है उसे किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज करने की जर्मनी में इजाजत नहीं है। इसी तरह जो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी नेटवर्क एक तंजीम बनी हुई है, उनको भी उन्होंने कहा कि हमने फरबोट कर दिया है, वो भी किसी किस्म के यहाँ पर कोई एक्टिविटीज वगैरह जो है वो नहीं कर सकते। तो ये तो, लेकिन उन्होंने दो दो और कंपनियों को, तंजीमों को भी नाम दिए हैं। इनके बारे में वो कहते हैं कि वो हमारी इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन है और हमने उन पर निगाह रखी हुई है। तो अगर उन्होंने अपने हक से बात ना की तो हम उनको भी जो है वो बैन कर दिया जाएगा। तो उसमें से तंजीमों का नाम मेरे में शायद इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल 2 तंजीमें बहुत थी जिनको उन्होंने कहा कि बैन कर दी गया। वो ये कहते हैं कि भाई इनका मेन एक्टिविटी ये थी कि ये यहाँ पर खिलाफत का निजाम कायम करना चाहते हैं। आप अगर वो कहते हैं खिलाफत का निजाम अगर आप कायम करना चाहते हैं, आपकी ये सोच जो है इसमें कोई मतलब कानून हायल नहीं होता। आप ऐसी सोच रख सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली ये कहें कि जर्मनी के अंदर जमहूरियत को खत्म कर दिया जाएगा, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया जाएगा, या और उसके बाद फिर जो है हम खिलाफत को यहाँ कायम करेंगे, ये कहना वो कहते हैं ये जर्मन कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके जर्मन कानून इजाजत आपको नहीं देता कि आप इस किस्म की सोच रख सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई अमली इकदाम जो है वो आप नहीं उठा सकते। और ये लोग जो है टिकटॉक के ऊपर उसने टिकटॉक इस्लाम नाम लिया जर्मन वजीर दाखिला ने, कि जर्मन टिकटॉक इस्लाम जो है जर्मनी में बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है, जिसके अंदर ये सोच जो है इसको सर्कुलेट किया जा रहा है कि भाई हम जहाँ पर खिलाफत का निजाम कायम करेंगे, वो कहते हैं कि हम
जर्मन की स्टेट्स के ऊपर खिलाफत को कायम करने के लिए जो भी कोशिश की जाएगी वो जो जर्मन आइन की खिलाफ वर्जी है, ये जमहूरी मुल्क है, तो उस खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो उनको वो कहते हैं कि हम मतलब उनको काम करने की इजाजत नहीं देंगे या उनको बैन कर दिया जाएगा। कल ये एक बड़ी कल से खबर जो है वो गर्म है और इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो असल में तो ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी वार्निंगें दी हैं मुसलमान तंजीमों को तो भाई आप अपना आपके ऊपर हम पूरी तरह देख रहे हैं और आप जर्मनी के अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि आप जर्मनी की सोसाइटी को बदल कर रख दें। ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके खिलाफ जो है आप ओपनली खिलाफ वर्जी करें। तो बहरहाल ये एक अहम खबर जर्मनी के हवाले से जो आप कह सकते हैं। खान साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, जर्मनी में इनको खिलाफत का ख्याल आ गया, 56 मुसलमान मुल्क हैं वहाँ पे, आज तक तो कभी खिलाफत आपने भी देखा, सऊदी अरब है, दूसरे हैं, तो वहाँ छोड़ के यहाँ पे क्या इतना फिक्र पड़ गई यहाँ पे? देखिए ये आपकी सोच है, ये जर्मन हुकूमत भी इन बातों को नोटिस में रखती है, लेकिन ये ग्रुप वो उन्होंने यही कहा है, जो जर्मन वजीर वो जो हैम्बर्ग का चीफ है उसका इंटेलिजेंस का, उसने यही बात की है कि ये यहाँ पर इस किस्म की सोच लाके तो ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है। उसने कहा जर्मनी के अंदर इस्लाम के अंदर प्रैक्टिस करने में मुकम्मल आजादी है, हम किसी को नहीं रोकते कि वो इस्लाम की प्रैक्टिस को जिस तरह वो अपनी मदद करना चाहता है वो करे, लेकिन ये टिकटॉक इस्लाम जो है ये इसकी हम इजाजत नहीं दे सकते कि आप इस्लाम की अपनी तशरीह करके और उसको फोर्स करें कि हम ये करना चाहते हैं इस्लाम के नाम पर, वो करना चाहते हैं इस्लाम के नाम पर, कुछ नहीं होगा। इस्लाम की प्रैक्टिस जो है उसकी हम हर तरह पूरी तरह आपको इजाजत जो है वो दे रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो ग्रुप ये टिकटॉक में बन रहे हैं मुसलमानों के, उन्होंने वार्निंग दी है कि भाई हम किसी भी जो और खवातीन के हकूक छीनने की बात करेगा या खवातीन की एक्टिविटीज को महदूद करने की बात करेगा या किसी को छोटा ग्रुप समझ के मिनॉरिटी शामिल करके उसके साथ कोई बुरा सलूक करने की कोशिश करेगा, उसकी जर्मनी पर जो है जमीन पर इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ साहब, अगर ये लोग खिलाफ वर्जी करेंगे तो कल मैं AFD की वो जो खतून है उसका बयान सुन रहा था, वो कहते तुर्कियों को वापस भेजो, सीरियन सब वापस जाएं और मुल्कों के लोग हम किसी को इधर नहीं रहने देंगे, तो अपने लिए तो ये खुद मुश्किलात में पैदा कर रहे हैं। देखिए इसीलिए जो ऐसी हरकतें होंगी तो फिर जो ऐसी सियासी पार्टियां हैं जिनका मंशूर ये है कि गैर मुल्क को निकाला जाए, तो लाजी फिर वो ज्यादा मकबूल होगी और ज्यादा पॉपुलर होगी। और इसीलिए जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं एसपीडी वगैरह, वो भी अपनी पॉलिसियां बदलने पर जो है मजबूर हो गई हैं। अब जो जिस तरह की उन्होंने सीरिया के बारे में बात की थी, उसी किस्म की बात उन्होंने यूक्रेन के बारे में भी की है और अफगानिस्तान के बारे में भी की है। अब यूक्रेन जो है वो कहते हैं 1.2 मिलियन यूक्रेन जो है जर्मनी में रहे हैं, लेकिन इनको भी हमने इंटीग्रेशन कोर्स कराए हैं, इनको भी लैंग्वेज कोर्स कराई गई है और 2022 में सिर्फ उनमें से 16% लोग जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन 2025 में अब 51% लोग जो है वो काम कर रहे हैं। 1.2 मिलियन का 51% जो है वो कहता है अपनी जॉब्स पर लगा हुआ है, जबकि मुसलमान मुल्कों से आने वाले जो असाइलम सीकर्स है वो नहीं है, वो इस लेबर मार्केट में और इंटीग्रेशन में इस तरह हिस्सा नहीं ले रहे जिस तरह के यूक्रेन वालों ने दिया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो हमने वादा किया था अफगान फैमिलीज के साथ कि भाई वो अफगान फैमिलीज जो जिन्होंने मदद की थी इत्तेहादी अफवाज की, चाहे वो डॉल मेकर थे, जिस तरह भी मदद की, फिर जर्नलिस्ट थे, वकला थे, हकूक इंसानी के लिए काम करने वाले कारकुनान थे, उनसे हमने उस वक्त वो पाकिस्तान आ गए थे, उनको हमने उनसे वादा किया कि हम उनको लेकर आएंगे अपने मुल्कों में। अब हमने जो फैमिलीज हैं उनको तो हमने जोड़ दिया है, फैमिलीज को बुला रही है, लेकिन जो सिंगल लोग हैं अब वो हम वापस नहीं लेंगे। उन्होंने ऑफर दी है कि ऐसे तमाम लोग अफगानी
जिनसे हमने वादा किया था कि बुलाएंगे और वो अब पाकिस्तान में है, उनको उन्होंने 1500 यूरो पर पर्सन की ऑफर दी है कि हम आपको ये मदद देने के लिए तैयार हैं और आप पाकिस्तान में रहाई रखें या किसी और मुल्क में चले जाएं, जर्मनी इनको कबूल नहीं करेगा। इस तरह जो अफगान के लोग पाकिस्तान जहाँ रह रहे हैं जर्मनी के अंदर, उनके लिए भी उन्होंने एक स्कीम इरशाद की है, एयर ब्रिज टू काबुल, और उसमें उन्होंने कहा है कि हर अफगानी जो वापस जाएगा उसको 5000 यूरो वो 3% देंगे अगर वो अफगानिस्तान जाए या जर्मनी से किसी भी यूरोप से बाहर किसी भी मुल्क में जाने के लिए तैयार हो तो उसको 5000 यूरो जो है वो देंगे। अब ये इस तरह की स्कीमें निकालने पर वो मजबूर हो गए, लेकिन हमारे रवैये जो है वो उन्हें इन कामों पर मजबूर कर रहे हैं। खान साहब, आखिर में एक बड़ा अहम सवाल है, अगर ये लोग पाबंदी लगा दी जाती, जिस तरह 12 दफा आपको पता ही है, कभी हैम्बर्ग में मस्जिद बंद की जाती है, कभी कहीं पे, तो अगर ये बाज ना आए तो फिर इनको भी वापस भेजा जा सकता है? इनसे क्या मुराद है? जो तंजीमें बनती हैं, जो इनको बनाते हैं, ये इन तंजीमों का देखें, इस बारे में तो जर्मन में कानून बन गया है कि जो गैर मुल्की जहां पर क्राइम करेगा वो उसको पहले तो ये था कि पहले उसको सजा दी जाएगी, सजा खत्म होने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। अब तो ये कानून बन गया कि उसको फौरी तौर पर मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये अब जो भी इस किस्म के हरकत के अंदर मुलव्वस होंगे, जो बंदे पकड़े जाएंगे वो साथ के साथ डिपोर्ट होते चले जाएंगे। खासा जिंदगी का एक हिस्सा आपने इस जर्मनी मुल्क में गुजारा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे, आने वाले दिन गैर मुल्कियों के लिए अच्छी चीजें नहीं लेके आ रहे। देखिए, गैर मुल्कियों के लिए अच्छी तो आप इसी मानों में तो कह सकते हैं कि भाई जर्मन में कोई ऐसी कानून साजी नहीं हुई जिसको खास नुक्ता नजर गैर मुल्कियों के सामने रख के कानून साजी की गई हो, इसका मकसद उनको निकालना हो। अभी तक तो वो ऑफर ही दे रहे हैं, हमारे गैर मुल्कों पर खर्ची कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कोर्स करवा रहे हैं, उनका जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करवा रहे हैं, इसके लिए लेबर उनको चाहिए, वो अब चाहे अपनी मजबूरी के तहत कर रहे हो, लेकिन ऐसी कोई स्कीम वो नहीं निकाल रहे। जैसा कि वजीर खास दाखिला ने कहा है, इस्लाम की प्रैक्टिस पे जर्मनी में कोई पाबंदी नहीं, किसी भी मजहब की पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जो है, उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना जो है वो गलत है, उसकी हम इजाजत नहीं देंगे। अगर वो हमारे कानून को तोड़ेगा, उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम फिर यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हालात मतलब जर्मनी में ऐसी कानून साजी कोई नहीं हो रही। अगर हमने खुद ऐसे रवैये इख्तियार कर लिए जैसे कि इंग्लिस्तान में हमने कर लिए हुए, अगर वो यहाँ करने की कोशिश की तो जाहिर है कि उससे पहले भी उन्होंने जर्मन हुकूमत ने इस किस्म के इशारे दिए थे कि भाई हम इसको इंग्लिस्तान नहीं बनने देंगे, तो लाजिम बात है कि वो फिर स्टेप उठाएंगे और उसके स्टेप उठाने के जिम्मेदार जो है वो हमारे अपने रवैये होंगे, ना कि जर्मन कानून ऐसा मंफी मतलब रद्द हमारे सामने रखता है। बहुत शुक्रिया। ना जी, जर्मनी में मैंने 40-40, 50-50 हज़ार के इज्तिमा जलसे भी देखे, वहाँ पे बड़े बड़े सियासी लीडर भी आते हैं और वो तकरीरें भी करते हैं, खुश भी होते हैं। लेकिन जो बात अभी खान साहब ने कही कि जो जर्मन है वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी उनके ऊपर ऐसे आप डिक्टेट करें और अपनी सोच जो है मसलत करने की कोशिश करें। आज़ादी हर बंदे के लिए है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दूसरों की आज़ादी के लिए आप मुश्किल पैदा करें। आप अगर आज़ाद रहना चाहते हैं तो दूसरा बंदा भी आज़ाद रहना चाहता है। यहाँ के कवानीन का एहतराम करें। जर्मन गवर्नमेंट, जर्मन एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने बेशुमार लोगों की मदद की, आज लाखों मिलियन लोगों की मदद की, उसमें हर तबके के लोग हैं। और ये मुसलमानों को आके यहाँ जो इस्लाम का बुखार चढ़ता है, अपने मुल्क में चढ़ा होता तो शायद आज वहाँ की हालत कुछ और होती। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, 1-2 दिन से सोशल मीडिया पे भी खलबली मची हुई है। अमेरिका में आप सबके इल्म में है कि जो इलेक्शन हुए और एक मुसलमान वहाँ पे वो इलेक्शन जीत गया, लेकिन ट्रम्प क्योंकि हार गया। और वजह ये बताई जा रही है आप सबके इल्म में कि ट्रम्प
डेली कोई ना कोई अपने आप का यू टर्न लेता है, जिसकी वजह से लोग उसे अब पसंद नहीं करते। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं, ठीक है, इनसे पूछेंगे सर मुसलमान जीत गया, मुसलमान जीत गया, मुसलमान जीत गया, बड़ा शोर पड़ा हुआ है, मुझे ज़रा बताइएगा कि वोट तो सारे वहाँ पे मुसलमान नहीं जिन्होंने दिए हैं, देखिए हमारे मुसलमान बड़ी जल्दी लोगों को सर पे उठा लेते हैं। बाद में जिस तरह ट्रम्प को उठाया हुआ था, जो रिजल्ट निकले वो आपके सामने, ना इसराइल में अमन, वहाँ फ़लस्तीन में अमन हुआ, अभी भी वही हालात है। तो इतनी क्या शोर शराबे की ज़रूरत है? ये सही बात है मुबारक साहब, हमने एक दो दफा पॉइंट आउट किया कि ये मुसले जो हैं ये इनको कोई चीज मिले या आसमान पे उठाते हैं, जैसे पाकिस्तान ने अपना एटम बम उठाया हुआ है। अब देखे ना, इसराइल ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पास एटम बम है, आपने नोट किया होगा, वो खामोशी से बैठे हुए हैं, उनके पास एटम बम है, और भी कोई लोग हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी, ये मुसलमान, ये खोखले जो होते हैं ना, खोखला जो अंदर होता है तो उछलता ज्यादा है, उसकी आवाजें ज्यादा, मेरे पास एटम बम, एटम भाई रूस के पास एटम बम कम से जब वो टूटा था, रशियन जब वो सोवियत यूनियन टूट गया, मुसलमानों ने सिर्फ वोट नहीं डाला मुबारक साहब, वहां पे जितने दुनिया के लोग, न्यूयॉर्क बड़ा सिटी है, वहां पे लोग रहते हैं, बाहर से आए होते हैं काम करने के लिए, मजदूर लोग होते हैं, तो उन लोगों ने इसको प्रमोट किया और इसको दिया, क्योंकि आपकी बात सारी दुनिया ने मानी है कि ये ट्रम्प जो है, ये सुबह क्या क्या इसने बातें की थी, फिर किस तरह उल्टा ईरान के ऊपर हमला करवा दिया, कुवैत के ऊपर करवा दिया, इसराइल को बोला दबा के मारो उनको, जब कह रहा था कि ये खत्म करो खत्म करो। लाइकवाइज कतर पे करवा दिया, सॉरी कतर पे, कुवैत पे नहीं, कतर पे, जी हाँ जी, कतर में हमला करवा दिया। तो ये ट्रम्प के बारे में आपको पता है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा आदमी, उसने कल बयान दिया, ये ट्रम्प जो है ये जीत नहीं पाएगा अपने मुल्क को चलाने के लिए, शायद 4 साल इसको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इसने बहुत काम खराब किया है। और ओबामा ने, आप ओबामा तकरीर कर रहा है एक जगह, और वो कहते हैं कि ये बंदा जो है, इसने सत्यानाश कर दिया हमारा इमेज पूरी दुनिया में। तो ये चीजें उसकी एक पॉलिसी के दबाओ 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 दबाओ, सबको दबाओ, तो ऐसे काम नहीं चलता। ये दुनिया में बहुत होशियार लोग होते हैं, वो काम सारे करते हैं लेकिन अंडरग्राउंड करते हैं, पता भी ना लगे किसी को। तो ये मुसलमानों में बीमारी है मेरे ख्याल में, ये जो उभारा है इसको बार बार, हम मुसलमान, हम जीत गए। आपका लंदन में भी जीता हुआ है वो मेयर जो है, मुसलमान है, 2-3 दफा जीत गया। उसको जब हमारे ये पाकिस्तान के घटिया जो ज़हनियत के मुसलमान है, जब भी लिखते हैं इसका नाम तो लगाते हैं एक ड्राइवर का लड़का। यानी आप ये देखें वो कितना पढ़ा लिखा, कितनी इज्जत से, वो एक ऐसा मुल्क जिसने 200 साल हुकूमत की इस पूरी दुनिया में, वो उसको कहते ड्राइवर का लड़का। यानी वो पायलट था एक, वो आपको पता है उसका नामो निशान मिट गया, आपको पता है, आपको नामो निशान उन्होंने मिटा दिया। वो गया था नहीं गया था, उसको किस तरह उठाया, वो क्या एक मसीह, एक क्रिश्चियन, ये घटिया ज़हनियत दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है मुबारक साहब, सिवाय पाकिस्तान में। अच्छा ये बताइए कि कोई भी, जिस तरह इंग्लैंड है, वहाँ लंदन के मेयर है, या ये न्यूयॉर्क है, या जो भी है, ये तो जब भी काम करते हैं वहाँ पे इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो देखे कि मुसलमानों के लिए हमने ये करना वो करना, इन्होंने तो अवाम के लिए काम करना होता है। बिल्कुल, ये सही बात है, 100%। वो अपने उस रैंक या स्टेटस या जो उनको पोजीशन मिली है उसके अंदर रह के वो अपने मुल्क या अपने शहर या अपने लोगों का, पूरी उसमें दुनिया है, कम्युनिटी है, तो उनके लिए वो खुलूस से काम करते हैं। ये नहीं कि मुसलमान है तो मुसलमानों को बाकी छोड़ दो जी, नो। और फिर आपको पता ही है कि वहां पे कोई मजहब का जिक्र नहीं होता। ये हमारे मुसले इसको उठाते हैं, ना पासपोर्टों पे, ना डॉक्यूमेंट्स में, ना नौकरी में, क्वेश्चन ही नहीं करते वो मजहब के बारे में। तो ये चीजें जो है, ये मुसलमानों के घाटे में, मुसलमान कोई पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है। दानादारी की बात है कि मुसलमान कुरान करीम ही को मानना, उसके ऊपर अमल करना, वो अल्लाह ने बोला कि वो मुसलमान होंगे जो मुझे मानेंगे, मेरी अहकामात को। और पाकिस्तान में कोई मानता नहीं है कुरान करीम को, वहां तो मुल्ला पीर शाह राजे बने हुए पता क्या क्या, तो वो तो मुसलमान नहीं है। और ये सुना सुनाया इस्लाम वहां पे गया। और जो लोग मुसलमान हैं, ये नहीं मैं कहता सारे मुसलमान जो हैं, वो अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, और अल्लाह का कलाम ही मुबारक साहब ये हमें जवाब दे है। हमने अल्लाह को जवाब देना है, उसने हमें पैदा किया, उसने रिज़्क़ दिया, उसने मौत देनी है, वो हमारा क़यामत वाले दिन पूछेगा।
तो सिर्फ अल्लाह ही पूछेगा और हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। ये अल्लाह का अपना फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करोगे तो मेरे पास आओगे। वहां पे कोई किसी पीर शरीयत या ये वो। सर ये बताइए जी, अमेरिका में और भी इस तरह के रिजल्ट अगले 4 साल 3 साल ट्रम्प के हैं आएंगे और लोग अब ये बताना शुरू हो गए कि वो ट्रम्प को पसंद नहीं करते? बहुत, मैंने आपको बताया कि अमेरिका के बहुत बड़े एक आदमी ने कल बयान दिया कि हम इसको पसंद नहीं करते और ये बंदा जो है ये गलत ट्रैक पे चला गया। ये कहता कुछ है करता कुछ है। इसने हमारे सारे दोस्त इसने नाराज कर दिए, जैसे यूरोपियन यूनियन है और बाकी लोग भी। वो कहता है अजीब आदमी आ गया है। तो ओबामा ने बड़े जोर से इसके खिलाफ बयान दिया है कि ये बंदा जो है हमें बदनाम कर गया है और ये गलत आदमी आ गया है अमेरिका के अंदर। ये चीज नहीं है, अमेरिका इसका नहीं है, ट्रम्प का नहीं है, वो दुनिया है वहां पे रहती। तो ये चीजें जो है ये ट्रम्प के लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प पता नहीं क्या बात है उसकी। जब वो इलेक्शन के लिए कंपेन कर रहा था तो कुछ कह रहा था, अभी कुछ कहना शुरू हो गया। मतलब झूठ, A to Z झूठ ही बोल रहा है। मैं तो उसको चेक कर रहा हूँ, कोई बात उसकी सच्चाई पे नहीं है, सब बकवास है मेरे हिसाब से। ये ऐसी है ना, वो तो नहीं मानेगा 4 साल का प्रेसिडेंट बन गया, उसकी पावर है, वो कहते हैं मेरी पावर मेरी पावर मेरी पावर। तो फिर जब लोग खराब हो जाते हैं तो पॉसिबली वो एक बंदे ने तो यहाँ तक लिखा कि उसको बोला इसको हटाओ और इसका वाइस प्रेसिडेंट को बनाओ या कोई नया सदर बनाओ अमेरिका का, ये तो अमेरिका को डुबो देगा, ऐसे लिखा हुआ था। तो इस तरह की चीजें समझदारी की बातें होती हैं। अब सदर सब बनते हैं लेकिन लोग होशियारी से काम करते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान चोर चक्कों को क्यों हमारे हाथ से निकल गए चोर चक्के। अच्छा, एक अहम बड़ा सवाल है यहाँ पे, ये जो ट्रम्प है ये तो कहता था मैं डिक्टेटरशिप के खिलाफ हूँ, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो वो पूरी मदद कर रहा है और खुद भी डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है। अब देखें कि ये बातें क्या, ये जो जेली फील्ड मार्शल जो बना हुआ है, इसने वहां जाके पाकिस्तान के बारे में क्या बातें की हैं। ये जो अकेला हुआ वहां कई दिन रहा तो कोशिश करता रहा, फिर इससे मीटिंग हुई तो पाकिस्तान की इससे क्या क्या वो फायदे देने के लिए ये बातें कर रहा था, जैसे ये पाकिस्तान का मालिक है या इसका बाप ने पाकिस्तान खरीदा हुआ था या बाकी लोगों ने, ये जो चोर चक्के इनके बाप का मुल्क है जरदारी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया में आज मुबारक साहब आप एनालाइज करें, एक वाहिद मुल्क है जिसका सदर दुनिया का करप्ट तरीन पागल और आधा मुर्दा है, वो नीम मुर्दा नीम पागल दुनिया का करप्ट तरीन पाकिस्तान का सदर। आपके निज़ाम और इसकी पूरी कैबिनेट पार्लियामेंट दुनिया की करप्ट तरीन, ये सिर्फ वाहिद मुल्क है जहां पे चल रहा है। और एक ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क में सिस्टम चेंज करने के लिए लोगों को उसको जेल में डाल दिया और आपकी पूरी कौम मुर्दा हो गई है, मर गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। मुबारक साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग इतने गिर जाते हैं, ये जो इंग्लैंड में या न्यूयॉर्क में जैसा लंदन में मेयर बना हो, मगर वहाँ पे तमाम इंसानों के साथ मसावी एक जैसा सलूक किया जाता है। और ये मैं बता देता हूँ, हमारी तरह नहीं पाकिस्तान में कि आपने देखना है इसने मुझे वोट दिया इसको राशन दे दो, इसने मुझे वोट नहीं दिया इसको तकलीफ़ दे दो, इसने हमारे ख़िलाफ़ बात की है इसको ये कर दो वो कर दो, हॉस्पिटल गए, हाँ जी आपका मज़हब क्या है, अच्छा जी ये अहमदी है इसको इसका इलाज नहीं होगा, ये मसीह बरादरी से है इसका इलाज नहीं होगा। ये है असल में मैं आज जो बात आपको बताना चाह रहा था। जो शोर आपने डाला हुआ है सोशल मीडिया पे कि मुसलमान बन गया, वो पूरे न्यूयॉर्क सिटी के लिए खिदमात जो भी उसकी होगी वो करेगा। ये नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए करेगा। तो इस जहालत से हमें बाहर निकलना होगा। मुसलमानों के 56 मुल्क है, क्या कर लिया आप, क्या कौन सा वहाँ पे तीर मार लिया? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा वहाँ पे आपने लोगों को कोई इज्जत दी हुई है? ये मक्के पे प्रोग्राम हुए, मैंने दिखाया आपको और लोगों ने दिखाया, रोज़ाना वहाँ पे लोगों को मारते पीटते, औरतों को खींचते। अपने सोच को बदलना चाहिए। हमारे तो यहाँ तक है पाकिस्तान में बरादरी तक देखते हैं, हम एक जाहल कौम से तल्लक रखते हैं और हमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ें होती हैं। हमारी सोच बदल जाती है जब आप किसी से पूछते हैं कि आपका फ़िरका कौन सा है, अगर तो वो आपके मुताबिक हुआ साथ ही आपका माइंड चेंज हो जाएगा, उससे आप उसी तरह बोलेंगे। अगर उसने कह दिया मेरा दूसरा कोई, तो साथ ही आपकी फ़िरकी जो है वो किसी और जगह पे अटक जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ।
सबसे पहले इंसानियत को समझना सीखे। कोई ज़िम्मेदारी किसी को मिले तो सबके लिए होती है, ये नहीं होता या किसी को कुछ और किसी को कुछ। जो बात है समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के हालात पे नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले खान साहब से ये पूछेंगे, खान साहब 27वीं तरमीम जो हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और सियासी पार्टियां जो हैं वो भी अपने अपने मशवरे भी दे रही हैं, साथ ही ये भी इतला मिली है कि नून लीग ने तमाम वज़रा को कहा है कि मुल्क छोड़ के ना जाएं, अगर कहीं जाना भी है तो फौरन कैंसिल कर दें ये प्रोग्राम। आप देख रहे हैं कि ये तो मंजूर हो ही जाएगी। देखें, जिन लोगों ने ये तरमीम करवानी है, जो सियासतदानों को ऊपर एक ताकत है पाकिस्तान के सियासी माहौल में बनी हुई, अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो फिर इनमें तो ये जरूरत नहीं है उनको ये ना कर सके। उन्हीं के मरहूने मिन्नत है इनका ये इक़्तिदार, तो ये कैसे उसको ना करेंगे। इनको भी पता है कि भाई तहरीक इंसाफ के वोट काट के फार्म 47 या जिसका इतना चर्चा होता है उसके तहत इनको लाया गया, तो फिर जो लाने वाले जो जिस काम के लिए इनसे लाए हैं वो ये करवा करेंगे और ये करेंगे। और यही पाकिस्तान की सियासत की एक वो है कि भाई हमें आज तक से जमहूरियत हम लाते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी सही जमहूरी फैसले हमारे सियासतदानों ने नहीं किए। ये सही जमहूरियत का साथ जो है वो सियासतदानों ने नहीं दिया। अब कल भी जितने भी सीनियर्स, तो माहौल ऐसा सियासी बन गया हुआ है, तो जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो कल सारा दिन कौमी असम्बली के अंदर मौजूद रहे हैं और वहां पे सुनते रहे कि भाई क्या कुछ हो रहा है। और वो कहते हैं कि तमाम सारी पार्टियों का यही हाल है कि भाई जो आम उनका मेंबर असम्बली है, नेशनल असम्बली का मेंबर है, उसको कुछ नहीं पता इसी तरमीम क्या है। जो कुछ भी हो रहा है वो उनके बड़ों के दरमियान सारी डिस्कशन हो रही है और इनसे ये कह दिया जाएगा कि जी हाँ ये मसला है और आप इसके ऊपर हाथ खड़े कर दें, और ये ऐसे बेगैरत है कि ये सारे के सारे हाथ खड़े कर देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में 27वीं तरमीम का मंजूर होना, 26 के ऊपर भी शोर पड़ा था और वो भी मंजूर हो गई थी, 27 में भी शोर नजर आ पड़ रहा है और ये भी मंजूर हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। इसमें जैसे कि कल के प्रोग्राम में आपके साथ आई थी कि एक दो बातें यकीनन अच्छी हैं, लेकिन ज्यादातर जो तरमीम है वो अदलिया को पकड़ने वाली है, अदलिया को जकड़ने वाली है और ऐसे फैसले करवाने वाली है जिससे जो 18वीं तरमीम इन्होंने की थी जिसकी एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, उसकी बात से जो है वो वापस हो जाएगी और समझ लेकर 18वीं तरमीम जो है एक तरह की बहाल हो जाएगी, उसी पोजीशन पे आ जाएगा जो पहली पोजीशन थी उनकी। हाँ साहब, मुकम्मल जो मुल्क में सुप्रीम लीडर या जो भी ताकत है पहले भी तो उन लोगों के पास है, तो हमारा जो सदर है वो आप सबके सामने है कि क्या उसके कारनामे होते हैं या वो क्या कर सकता है या क्या उसकी खिदमात होती हैं, तो इस चीज़ का क्यों ख्याल आया कि ये मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए? मैं सवाल समझा नहीं आपका। मैं ये इतला मिली है कि जरदारी से भी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और वो भी राजीमंद है, उसको भी कहा गया कि आप जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे ही करो वरना आपकी भी छुट्टी हो सकती है या रिजाइन करो। तो पहले भी तो ताकत न सदर के पास हमारे के पास है ना वजीर आज़म के पास है, तो ये तब्दीली कराने का क्या मकसद है? देखिए, ये तो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है जी। आपने ट्रम्प का रवैया नहीं देख लिया था पिछले दिनों के अंदर, ये तो कोई पुरानी बात नहीं है। उसने वज़ीर आज़म से ज्यादा जो आपके एस्टेब्लिशमेंट का हेड है उसकी तारीफ की है, उसको ज्यादा थपकी दी है। तो ये तो दुनिया को पता है कि वहीं से फैसले होने, जो भी कौमी असम्बली पास करेगी वो उस वक्त तक लागू नहीं होगा जब तक सदर साहब उसके ऊपर साइन नहीं कर देते। इसलिए सदर साहब को भी कोई ना कोई वार्निंग जो है दी गई है कि भाई ये जो तरमीम होके आएगी इसको आपने साइन करना है या नहीं करना, या नहीं करना तो फिर उसके जो नताइज होंगे वो उनके सामने रख दिए गए होंगे। इसलिए 27वीं तरमीम जो माहौल बन रहा है उसमें यही नजर आ रहा है कि ये मंजूर हो जाएगी। हाँ तो जरदारी को तो कहते थे बड़ा सियासी खिलाड़ी है, ये बहुत डाउन है, तो वो भी इनके काबू में आया हुआ है। देखिए, वो इस बात को भुगत चुके हैं। जब
वो एक दफा उन्होंने कह दिया था ईद का जवाब पत्थर से देंगे, उसके बाद उनको मुल्क छोड़ना पड़ा था। वो फिर सारा अर्सा दुबई बैठे रहे थे। इसलिए वो कुछ चाहे सदर हो या जो भी हो या जितने भी बड़े सियासतदान हो, गुफ्तो शरीफ के माहिर हो, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके आगे हर बंदा ढेर है पाकिस्तान में। हजरत तहरीक लबैक वाले रोजाना पहले तो पीटीआई वाले तो एक एक करके ऐलान करता था कि मेरा तल्लक नहीं है, ये तो ग्रुपों में आने शुरू हो गए हैं, 10-10 20-20 लोग इकट्ठे होके आके तो कह रहे हमारा कोई तल्लक नहीं। आप देख रहे हैं कि इनका मेरा ख्याल है काम खत्म हो गया, इनकी ड्यूटी खत्म। तहरीक लबैक को एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। जब उन पर पाबंदी लग गई है और उन्हें पता है पाबंदी ये नहीं उठनी, अभी तक वो किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जाहिर है कि वो पाबंदी जो है वो फिर वैलिड हो जाएगी। और इस लिहाज से जब तहरीक लबैक का नाम लेकर या उसके साथ जुड़ के खामखा अपने लिए मुसीबतें पैदा करने वाली बात है, तो इसलिए इंतजामिया जो है इससे पहले कि इंतजामिया के नोटिस में आ जाए नाम या चेहरा, तो इसलिए लोग उससे भाग रहे हैं कि भाई अब हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये हुआ ही करता है ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनकी बैकग्राउंड में या इनकी पैरों के नीचे जमीन ना हो, उसमें ऐसा ही हुआ करता है। उसको किसी ने बनाया था जब तक उसका सहारा उनके साथ था, वो करते फिरते थे। अब जब उनका साया सर से उठ गया तो जाहिर उन्होंने अपनी पनाह के लिए जगह ढूंढनी है। हाँ साहब, एक बड़ी अहम चीज है कि ये सब कुछ तब्दील करवाने के बाद ये भी हो सकता है, आप क्या देखते हैं कि नून लीग की भी कोई शामत आ जाए बाद में, इनके वज़रा की भी? वज़रा की क्या शामत आनी है, सवाए इसके कि भाई ये अगर ये कोई तरमीम 27वीं तरमीम को करने में अड़ेगा तो फिर जो अड़ेगा उसकी शामत आएगी, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जाहिर है उससे सवाल तो जरूर किया जाएगा, पर ये उसको उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। इसका दूसरा जो मतलब है कि अब इमरान खान बाकी जिंदगी जेल में गुजारेगा? अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा ना उन्होंने अपनी तरफ से कोई ढील दिखाई है, वो अपने बात पर अड़े हुए हैं, कहीं भी वो कंप्रोमाइज करने पर तैयार नहीं हो रहे। तो फिर अब तक के माहौल में तो ऐसा ही है कि जो समझ लेके जब तक मौजूदा चीज है उस वक्त तक वक्त उनका वही गुजरेगा। आखिर पे ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, जो पीटीआई है उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इनके लिए जैसे ये आइन में तब्दीली होगी और मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा? देखिए, जैसा नेशनल आवामी पार्टी पर पाबंदी लगी थी और वो आज तक जिंदा है, कुछ अरसे के लिए लोग बैकग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन सियासी और वसीयत लोगों की रहती है। यही तरीके इंसाफ के साथ, यही पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। आपने देख लिया कि एक जमाने में पीपल्स पार्टी पे किस किस्म के पाबंदियां लगाई या किस किस्म की जिंदगी जो है तंग करके रख दी थी जियाउल हक ने। लेकिन वक्त आया कि फिर वो लोग दोबारा बरसगार भी आए और सियासत में आज तक मौजूद है। इसलिए तरीके इंसाफ को भी आप अब सियासत से आउट नहीं कर सकते। इक़्तिदार मिले या ना मिले, लेकिन ये इन रहेंगे सियासत के अंदर। ये पार्टी जो है वो अपना लोहा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि अपना वजूद जो है वो बहुत बरकरार रखेगी। फजल रहमान की बढ़ के सड़के आप देख रहे हैं, कोई 1-2 दिन नहीं है? अभी तो वो खामोश है, अभी तो वो देख रहे हैं, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। अब वो आखिर में बोलेंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी खास तरमीमों के ऊपर, जहाँ पे अगर तो 2/3 मेजोरिटी मिल गई हुकूमत को तो फिर तो उसकी जरूरत नहीं रहेगी, और अगर उनकी जरूरत पड़ गई तो फिर आप उनकी बढ़ के देख लीजिएगा। अभी तो वो हालात पे ज्यादा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरी तरफ कौन आगे बढ़ता है। एस्टेब्लिशमेंट उनसे पहले रब्ता करती है या सियासतदान करते हैं। बहुत शुक्रिया खास। नहीं, बढ़ के 2-3 दिन पहले लगा रहे थे साहब, लेकिन जो चीज़ बताने वाली है कि जो कुछ उन्होंने करवाना है वो करवा के छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। और आप देख लेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की अदालतें बेकार हो जाएंगी, जिनका ना आवाम को फ़ायदा होगा ना मुल्क को फ़ायदा होगा। सियासतदान पहले ही बेकार थे, लाशें फिर रही हैं, ये भी आपके लिए कोई इच्छ नहीं कर सकेंगे। कौम की किस्मत में आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कितने सख्त दिन आने वाले हैं और कितने चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।
सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान से लोग निकलने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं और फिर निकलने के बाद क्या क्या करते हैं, आज बड़ा अहम प्रोग्राम है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पे लोग कहते हैं बेहतर ये है कि किसी यूरोप के मुल्क तक पहुँच जाए हम किसी तरह भी, मगर यूरोप के किसी भी मुल्क में पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर उसके बाद यहाँ पे रहायशी वीज़ा लेना सबसे बड़ा मसला। सियासी पनाह के केस करवाए जाते हैं, किसी ने बलूचिस्तान के हवाले से केस करवाया होता है, किसी ने मसीह बरादरी के हवाले से केस करवाया होता है, ये तो आप सुनते रहते हैं। किसी ने जो अहमदी हैं उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे हालात वहाँ पे अहमदियों के ठीक नहीं है, ऐसे कवानीन वहाँ पे मौजूद है। मगर आज जो मैं केस आपके सामने लेके आया हूँ वो इन सब से एक अलहदा ही है। वो ये कि दो लड़कियाँ हैं पाकिस्तान की, बड़ी अच्छी दोस्त, और वो दोनों इंग्लैंड पहुँच गई। अब यहाँ पे आके तो उन्होंने यहाँ पे आए तो वो स्टूडेंट वीज़े पे थी, लेकिन उसके बाद यहाँ आपको पता है इंग्लैंड में मुश्किलात होती हैं। अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो ख़त्म हो गया तो फिर लोग सोचते हैं इसका हल क्या करें। अब इन्होंने कुछ तब्दीली भी की है, ये थोड़ा पुराना वाक़या है। खैर, इन दोनों ने मिलकर एक वकील से मशवरा किया कि क्या किया जाए, और हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, और वो इस तरह की कहानी पेश की। और जो वकील साहब वहाँ पे मिले वो इनसे भी 4 हाथ आगे। उसने कहा जी आप कहो कि हम क्योंकि ऐसे ही है जैसे मियाँ बीवी होते हैं, हम जिन्स परस्त जिसको आप कहते हैं, जिसकी इस्लाम में वैसे ही गुंजाइश नहीं, और ये एक ऐसा मजबूत केस होगा। और इसमें हम बताएंगे ये कि पाकिस्तान में क्योंकि ऐसे कवानीन हैं और वहाँ पे लोग या माशरा या कवानीन ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम यहाँ पे रह सकेंगे फिर ना, हमारी सियासी पनाह की एप्लीकेशन जो है वो मंजूर हो जाएगी। अब वकील ने मशवरा दिया, दोनों ने सोचा ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम, और फिर इन्होंने सियासी पनाह का केस डाल दिया। केस चला अदालत में, और फिर वहाँ पे जब इनकी हियरिंग हुई, प्रोटोकॉल हुई, तो ज़ाहिर वहाँ पे जज जो थे उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हम इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करते। एक कुछ कह रही है, दूसरी कुछ कह रही है, दोनों के बयानात जो हैं उसमें फ़र्क है। अब उन्होंने केस रिजेक्ट कर दिया, फिर अपील की गई, फिर वहाँ से भी केस रिजेक्ट हुआ, और इनको कहा गया कि आपने इतनी देर में ये इंग्लैंड छोड़ देना है, वरना हम आपको ज़बरदस्ती यहाँ से वापस भिजवाएंगे। और फिर ये दोनों जो है वो गायब हो गए। गायब होने के बाद फिर एक दिन पुलिस ने एक को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब उससे पूछगिछ हुई तो उसने कहा मेरी सहेली भी इधर ही रहती है, क्योंकि दोनों का मुआहदा हुआ था कि हम जहाँ भी रहेंगे इकट्ठे रहेंगे। उसको भी पकड़ा, दोनों को फिर इन्होंने वापस भेजा पाकिस्तान पकड़ के। जो बात आज के प्रोग्राम में है कि हम वैसे तो सारा दिन बड़े मज़हब के नारे लगाते, बड़े हम अपने आप को ये साबित करते हैं कि मुसलमान हैं, और बड़ा ये साबित करते हैं कि हम आला अखलाक हैं। अब ये यहाँ ज़ाहिर इंग्लैंड भी पढ़ी, फिर पाकिस्तान में भी पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, इनकी तस्वीरें भी ऊपर लगा देगी किसी तरीके के साथ। खैर, जो बात इसमें है कि आज जो हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं, ना तो हमें कोई इस्लाम से दिलचस्पी रही है, और ना हमें ये फ़िक्र रहती है कि इसके असरात क्या होंगे। इसके जो भी हमने ये फैसला किया कि हम जिन्स परस्ती में हम इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड हो, यूरोप हो, यहाँ पे तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कवानीन तो है कोई नहीं, मगर इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता। जो बात आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंसान कितना गिर सकता है, कि वो अपनी वहाँ पे ये भी नहीं देखता कि मेरे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकलेगा, हमारा जनाजा निकलेगा, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता। ये है तकलीफ़ बात। और यहाँ पे जो सियासी पनाह के हालात हैं वो आप सबके इल्म में, बेशुमार दुनिया यहाँ पे आई हुई है। वो सियासी पनाह के जो केस करवाते हैं वो केस रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर गलत केस करवाए हुए हैं, किसी ने गलत सर्टिफिकेट दिए हुए हैं कि
अहमदी नहीं है, उसने आगे यहाँ पे कह दिया मैं अहमदी हूँ, और वो समझ रहा था कि मेरा केस मंजूर होगा। और लेकिन इस तरह आसानी के साथ, क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, हर चीज़ को चेक किया जाता है। यहाँ की जो अदालतें यूरोप की एक सर्टिफिकेट भी वो मंगवाती हैं। आपने फ़र्ज़ करें अहमदियों का केस करवाया तो अहमदिया जमात जो है वो एक सर्टिफिकेट भी इशू करेगी। जो बात यहाँ 40 साल में मैंने देखी कि यहाँ पे जो लोग भी सियासी पनाह के केस करवाते हैं, जो ठीक है वो तो ठीक है, मगर यहाँ आके अपने मज़हब को चेंज कर लेना, अपने आप को चेंज कर लेना, फिर जो अभी मैंने अभी आपके सामने जो केस रखा है, इसकी वजूहात लोगों की तो जो गलती है, मगर हमारे मुल्क में भी ये मुसीबत है कि उस मुल्क को हम ठीक नहीं कर सकते। हम बातें बहुत करते, लोगों को वहाँ पे हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सहूलत भी नहीं दे सकते। पढ़े लिखे लोग जो है डिग्रियाँ लेके उस सड़कों पे ज़लीलो ख्वार होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि इतना पढ़ने के बाद। मैं पिछले दिनों एक अदाकारा देख रहा हूँ 2 दिन पहले, वो अब बूढ़ी होगी, वो ऐसे ही पड़ी हुई है जैसे बस वो इंतज़ार में है कि किसी तरह मेरी मौत आ जाए, और इस गंदगी की हालत में उसका कमरा था कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अपने वक़्त की वो सुपरस्टार थी। हम अपने किसी बंदे की कदर नहीं करते, छोटे से लेके बड़े तक। हमारे ज़हन में सिर्फ यही होता है कि हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी करे, जो मर्ज़ी हो किसी के साथ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर ये लोग गुनहगार हैं इस चीज़ के, इस तरह की लड़कियाँ आके यहाँ पे इस तरह के केस करवाती हैं सियासी पनाह के, इंग्लैंड में या यूरोप में, तो इसकी ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है 75 साल से, जो सिर्फ बातों के साथ सिस्टम को चलाते रहे, और जिन्होंने अपनी अखलाकी हालत भी खो दी और कौम की अखलाकी हालत भी खो दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट आप सबके इल्म में है, ये वो पासपोर्ट है जो नॉर्मल तो इसके ज़रिए इज़्ज़त इंसान की होनी चाहिए, मगर अपने मुल्क में ये पासपोर्ट भी लेने के लिए ज़लील होना पड़ता है। अपने मुल्क में लोग ज़लील-ओ-ख़्वार हो रहे हैं, आपके पास वीज़े लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी पासपोर्ट जो है वो जैसे ही लेके जाते हैं आप अपने मुल्क में, अपने एयरपोर्टों पे, तो आपकी एफआईए जो है वो ही आपको वहाँ पे जिस तरह खज्जल-खराब करती है, जिस तरह की उनकी सोच होती है। अगर आपने कोई यूरोपियन पासपोर्ट पकड़ा हुआ तो उनके चेहरे पे और हिसाब होगा। जब आपने अपने मुल्क का पकड़ा हुआ तो वहाँ पे 1 सेकंड लगता है, आपकी इज़्ज़त का जनाज़ा भी निकाल सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। आपको मार भी सकते हैं एयरपोर्ट, पकड़ के पैंटी भी लगा देते हैं, सारा कुछ करते हैं। जो हालत बताई जाती है वो यही है कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तरक्की हमारी जिसमें है वो यही है, हम फ्रॉड में तरक्की कर रहे हैं, रिश्वत में तरक्की कर रहे हैं। ये 2 नंबर काम जो भी होंगे उसमें हमारी तरक्की होगी, 1 नंबर काम का हमारे से कुछ लेना-देना नहीं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर ये देखने में आता है, जो पाकिस्तान की हालत है, जो वहाँ के लोगों की हालत है, अफ़सोस होता है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, घर वालों को पाल रहे हैं, उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। जिसके काबू कोई आ जाए, वो अपनी गेम डालने के चक्कर में होता है। कोई लड़की है, अगर वो किसी जगह पे काम करने जाती है, वहाँ पे पहले उसकी इज़्ज़त का सौदा किया जाता है। उसे कहा जाता है जैसे मैं कहूँगा वैसे करो, वरना आपको आगे तरक्की भी नहीं मिलेगी और यहाँ भी आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी जाएँगी। और फिर जो वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारनी आप सबके इल्म में है, कैसे हो सकती है? लोग गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। लोग फिर जिस तरह मैंने अभी एक केस आपके सामने, ये तो एक मेरी नज़र से गुज़रा, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है यहाँ। तो आज के हालात में किसी सूबे में भी आप अमन और सुकून की ज़िंदगी नहीं देखते। किसी जगह पे भी ऐसे हालात नहीं देखते कि बंदा इज़्ज़त के साथ कहीं पे बाहर जाके भी कह सके, पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़ा हो, वहाँ पे आपको पता क्या हालात होते हैं। उनको पता चल जाए ये पाकिस्तानी है, फिर उसके बाद और क्या हालात होते हैं। नारे हमारे पास बहुत हैं, तराने बहुत हैं, नगमे बहुत हैं, और हमारे ज़हन में है कि इन नगमों के साथ ही ये ज़िंदगी जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मेरा हल गुज़ारनी चाहिए, और लोग बेवकूफ़ बने होते हैं। लोगों को इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता।
सबको ऐसे बांध के रखा हुआ है जैसे आप एक जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा के मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसी तरह किसी ऐसे मुल्क में पहुँच जाएँ जहाँ पे आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। मैं सऊदी अरब एक दिन एक बंदे से बात कर रहा, तो वो कहता हम तो रहते ही इधर हैं। तो मैंने कहा कारोबार? कहता कारोबार पाकिस्तान में है, लेकिन हम रहना वहाँ पसंद नहीं करते। वहाँ पे हमारी टीम है, वो कमाते हैं पैसे, वहाँ यहाँ भेज देते हैं। हम यहाँ इस तरह के कई लोग हैं जो मदीने, मक्के या जद्दा में रहते हैं या जहाँ भी सऊदी अरब में। तो मैंने कहा यहाँ बिल्कुल फार्मा जी नमाज पढ़ ली वहाँ पे जाके मदीने, और कुछ नहीं। ये हालत हो चुकी है इस मुल्क की, और ये कब तक चलेगा? कब तक आप अपने ज़मीर का सौदा करते रहेंगे? यहाँ पे ये कसूर, इसलिए मैंने आपको वो केस भी बताया कि आपके ख्याल में इस यहाँ पे कसूरवार कौन है? अगर आप अपने मुल्क में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारते हो, ये जर्मन है फ़र्ज़ करें, अपने मुल्क में इज़्ज़त से रहते हैं, इनके लिए तो कभी कोई इस तरह की कहानियाँ सामने नहीं आई, कभी साइलम की बातें सामने नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने पासपोर्ट को भी इज़्ज़त दी, अपने मुल्क को भी इज़्ज़त दी। हमने किसी चीज़ को भी इज़्ज़त दी। हमने सिर्फ कोशिश की कि अपने आप को इज़्ज़त दें, मगर वो भी बदकिस्मती कि जहाँ भी गए चोर-चोर के नारे लगे, हर तरफ से ज़िल्लत रसवाई और बेशर्मी की ये हद हो चुकी है कि अब महसूस भी नहीं होता। अब कोई कुछ भी कहता रहे, गैरत मर चुकी है, कौम ने जिस तरह ज़िंदगी वहाँ पे गुजार ली है हमारी कौम, उसके बाद सियासतदानों की, हमारे बड़े जो ताकतवर लोग हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, माँ-बहन एक कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैरत जब ख़त्म हो जाती है तो फिर मेरा ख़्याल है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आज भी पाकिस्तान उसी जगह पे खड़ा है, उससे भी बदतर हालात हो, जो भी वक़्त गुज़र जाता है समझें कि वो ही अच्छा है। आने वाला हर दिन पाकिस्तान में एक जहन्नम के हालात आपको नज़र आएँगे, और आ रहे हैं। बड़े लोग में बेवतन हैं। एक भी मुझे में बेवतन वहाँ पे जो मिलियनेयर है, जो पैसे वाला है, वो बताए कि हलाल कैसे मैंने ये पैसे कमाए, कोई भी नहीं आपको मिले। सब हराम की कमाई चल रही है। सब 2 नंबर तरीके के साथ नौकर-चाकर रख के अपनी प्रोटोकॉल चला रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मौलवी से लेके सियासतदान से लेके वो लोग भी सब इसी चक्कर में पड़े। नहीं, मकसद ये था कि अगर कोई बुरा वक़्त आ जाए तो इतने ना गिर जाएँ कि बाद में लोग, जिस तरह हम प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये कहानियाँ आपकी न चलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख